हाय गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केंद्रक। ठीक है, कोशिका का केंद्रक। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे बेटा इस इंतजार में थे कि सर आप केंद्रक कब पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे और कैसे कैसे उसके अंदर टॉपिक हैं। तो बेटा सुनिएगा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या है इसके अंदर वो सुनिएगा। सबसे पहली बात, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोगों को अगर हम लोग बात करें कि केंद्रक है क्या, ठीक है, तो केंद्रक का मतलब होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, नियंत्रण केंद्र या फिर केंद्र बिंदु। क्लियर है? क्या करता है ये नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कार्य, होने वाले सभी कार्यों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। जैसे मैं बात करूं अगर आपकी फैमिली की, हम लोग हमारे परिवार की बात करते हैं, ठीक है, पापा हमारे जो हैं जॉब करते हैं या फिर किसी के बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको घर की एक एक बात के बारे में पता होता है। क्लियर है? तो नियंत्रण केंद्र मतलब कोशिका में कहाँ पर क्या काम हो रहा है, उस काम के ऊपर अपना क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है। आई बात समझ में? सुनिएगा मेरी बात। केंद्रक के अंदर काफी ऐसे टॉपिक हैं जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। क्लियर है? आज हम बात करते हैं पहले, अब वो क्या करते हैं, संरचना पढ़ाकर और छोड़ दिया संरचना को। ठीक है, और यहाँ तक ठीक है, जय श्री राम। क्लियर है? लेकिन हम बात करते हैं बेटा आगे कि केंद्रक जो है सबसे पहले उसकी खोज किसने की। सबसे पहले बेटा ल्यूवेनहॉक जो है, कौन था? ल्यूवेनहॉक ने बेटा मछली की आरबीसी में से देखा। किसमें देखा? मछली की आरबीसी। मछली जानते हो, फिश। मछली एक एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक जलीय जंतु है। उस मछली की आरबीसी में, मछली की जो आप लोगों की लाल रुधिर कणिका है, उस लाल रुधिर कणिका में इसे देखा। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। उसने देखकर छोड़ दिया। आई बात समझ में? और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, इसकी खोज की थी। क्लियर है? अब एक वर्ड आता है, काफी बार ये शब्द आपको परेशान करता है, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी मतलब जो विज्ञान की वह शाखा जिसपे आप केंद्रक का संपूर्ण अध्ययन करते हो। मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म में लिखा है, हालांकि आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप केंद्रक का संपूर्ण अध्ययन करते हो क्या कहलाती है? कैरियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कैरियोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात मेजर इंपॉर्टेंट बात है, कैरियोलॉजी क्यों कहते हैं? कैरियो बेटा मैं आपको बताऊं, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जब पढ़ा था तो कैरियोन शब्द किसके बारे में था? केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक झिल्ली कहाँ होगी? केंद्रक के अंदर ही तो होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कैरियोलॉजी। क्या कहलाती है बेटा? कैरियोलॉजी। अब बात करें इसके आगे कि केंद्रक की स्थिति। पहला मेजर क्वेश्चन, ठीक है, कि कोशिका में केंद्रक जो है वो कहाँ उपस्थित है। कोशिका में जो केंद्रक है वो कहाँ उपस्थित होता है? पहली बात तो अगर हम लोग बात करें पादप कोशिकाओं में, तो ये सिरे पर यानी कि जो ये कोशिका है, सिरे पर यानी परिधि की तरफ होगा। ठीक है, ये सेल की पेरिफेरी है, पेरिफेरी की तरफ होता है। क्लियर है? परिधि की तरफ होता है। जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में बेटा ये कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर में होता है, बीचों बीच में। आई बात समझ में? क्लियर है ना? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पादप कोशिका में कहाँ होता है, जंतु कोशिका में कहाँ होता है। डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल। ठीक है, हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमें फालतू की रामकहानी पढ़नी नहीं है, हमें जितना पढ़ना है हम उतना पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? हम लोग अपना नीट को लेकर चल रहे हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं कि ग्रंथिल कोशिका में। ग्रंथिल कोशिका मतलब जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है जिनमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। हालांकि ग्रंथिल कोशिका में आपको बताऊंगा। ठीक है, ग्रंथिल कोशिकाओं में बेटा जो केंद्रक है वो कोशिका के आधार भाग में मतलब बेस में, नीचे की तरफ होगा। कोशिका के किसमें होगा बेटा? आधार भाग में, यानी कि बेस में होगा। आई बात समझ में? अब एक और टॉपिक भाई, संख्या की बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। अभी हम संरचना के ऊपर तो गए नहीं, अभी हम संरचना तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर तो हम गए नहीं। संख्या भाई, सामान्य हर एक कोशिका में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये तो ट्रू है। अगर वो यूकैरियोटिक कोशिका है तो बशर्ते वो कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। कौन सी कोशिका है बेटा? अब अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक तो होगा ही होगा। एक कोशिका में एक केंद्रक तो क्या है? होगा ही होगा। आई बात समझ में?
तो एक कोशिका में एक केंद्रक होने के कारण उस स्थिति को आप लोग क्या बोलते हो, एक केंद्रीय या फिर मोनोकैरियोटिक। मोनो होता है सिंगल, कैरियोटिक मतलब सिंगल न्यूक्लियस सेल, ठीक है ना। एक केंद्रीय मोनोकैरियोटिक सेल्स बोले जाते हैं। आई बात समझ में। सेकेंड थिंग इज दैट, अब भाई यहां पर भी उदाहरण एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, और काफी बार मैंने बोला अपवाद तो अपने आप में प्रश्न बन के आता ही है, क्योंकि साइंस के लोग हैं मेरी तरह पागल होते हैं, ठीक है। अब बात करें भाई पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या एक प्रोटिस्टा है, ठीक है। आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। पैरामीशियम जो है वो तो कहता नहीं जी भाई मेरे पास तो दो हैं, अब मुझे अलग कैटेगरी दो। भाई मैं तो सबसे अलग हूं, मेरे पास तो दो केंद्रक हैं, डबल पावरफुल हूं। एक केंद्रक है अपना काम कर रहा है, दो हैं तो मेरे पास तो दो है, ठीक है। तो इस स्थिति को आप लोग द्विकेंद्रीय या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हो। आई बात समझ में, द्विकेंद्रीय या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हो, ठीक है। अब भाई कुछ जंतु और पादप ऐसे हैं वो तो ये बोलते हैं क्यों भाई पैरामीशियम कोई स्पेशल है, हमारे पास तो दो से ज्यादा है, हमारे पास तो दो से ज्यादा है। तो उससे आप लोग बहुकेंद्रीय पॉलीकैरियोटिक, पॉली होता है मल्टीपल, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो बहुकेंद्रीय पॉलीकैरियोटिक स्टेज बोलते हो। अब पॉलीकैरियोटिक स्टेज को बेटा पादप और जंतुओं में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और ये नाम आता है पेपर में 101% चाहे आप लिख लो, ठीक है। पादप कोशिकाओं में इसे आप लोग सिनोसाइट बोलते हो, पॉलीकैरियोटिक बहुकेंद्रीय अवस्था। काफी बार क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिकाओं में बहुकेंद्रीय अवस्था जो है वो किस तरीके की कही जाती है, तो पादप कोशिकाओं में बहुकेंद्रीय अवस्था है बेटा वो क्या कही जाती है, क्या कही जाती है बेटा आप लोगों के सिनोसाइट। और जंतु कोशिकाओं में बेटा बहुकेंद्रीय अवस्था क्या कही जाती है आप लोगों का, सिंसियम। क्या कही जाती है, सिंसियम। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रब करेंगे, क्योंकि इसकी जब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में मुझे थोड़ा सा ब्लैंक चाहिए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आकृति। आकृति की बात करें बेटा, आकृति मैंने बताया था, आकार आकृति जब आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो आकृति क्या होती है, सामान्यतः केंद्र गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार है, ठीक है। अब जब कोई भी कोशिका क्रियाशील अवस्था में है, यानी कि एक्टिव स्टेज में है, आकृति की बात करें तो कोई भी कोशिका एक्टिव स्टेज में है, अपना काम कर रही है, तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है, काम कर रही है, केंद्र का आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा। और जब कोशिका क्रियाशील अवस्था में नहीं है, एनर्जी नहीं यूज कर रही है, तो केंद्र का आकार क्या हो जाएगा, घटकर छोटा हो जाएगा या कम पड़ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो क्रियाशील अवस्था में जो कोशिका का आकार, केंद्र का आकार है वो बड़ा होता है, जबकि अक्रियाशील अवस्था में केंद्र का आकार क्या है बेटा, छोटा होता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आगे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, संरचना की बात करते हैं बेटा। मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, 3 स्टार, हम लोग 5 स्टार लगा देते हैं, ओके, क्लियर है। अब संरचना की बात करें तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, संरचना का अध्ययन हम लोग बाहर से अंदर की तरफ करते हैं। कैसे, सबसे पहली बात केंद्रक में सबसे बाहर की तरफ एक परत होती है जिसे आप लोग कैरियोथिका या केंद्रक झिल्ली कहते हो। क्या बोलते हो, केंद्रक झिल्ली। अब कई लोग झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली मतलब पागल होता है, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब केंद्रक झिल्ली क्या है, केंद्रक झिल्ली बेटा केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव से अलग करती है। पहला काम भाई ये क्या करती है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव से अलग करती है, पहली मेन चीज, ठीक है। केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव से क्या कर रही है, ये अलग कर रही है, फर्स्ट मेजर थिंग। दूसरा, अब इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले बेटा इसे किसने खोजा था, टॉमलिन ने खोजा। टॉमलिन एक वैज्ञानिक है, टॉमलिन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले केंद्रक झिल्ली को खोजा, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा, केंद्रक झिल्ली को खोजा। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉमलिन ने खोजा और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। क्यों, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। तो याद रखना है मेजर इंपॉर्टेंट अल्ट्रा टॉपिक दोबारा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली क्या है, अनुपस्थित है। अब ये केंद्रक झिल्ली जो है ये भी अपने आप में द्विझिल्लियां यानी कि 2 झिल्लियां होती हैं। जो बाहर वाली झिल्ली है बेटा वो तो कहलाती है बाह्य झिल्ली या बाह्य परत, ठीक है। और अंदर वाली झिल्ली है उसे आप लोग अंतः परत बोलते हो, अंतः झिल्ली बोलते हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। बाहर वाली झिल्ली को तो आप लोग बाह्य परत या बाह्य झिल्ली बोलते हो और अंदर वाली झिल्ली को आप लोग क्या बोलते हो, अंतः परत या
आंतरिक झिल्ली, ठीक है। अब प्रत्येक झिल्ली, अब चाहे वो बाह्य ये बाहर वाली है चाहे अंदर वाली है, इकाई झिल्ली का जो परिमाप है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होता है। और आप लोग ये जब प्लाज्मा झिल्ली की संरचना पढ़ चुके हो उसमें आप लोग पढ़ भी चुके हो, ठीक है। जब संरचनात्मक का इकाई झिल्ली मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने यही बोला था कि जो झिल्ली है उसका परिमाप कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? काफी वर्ड नए नए आ रहे हैं जो आप लोगों को पुराने हैं, मेरे लिए तो पुराने हैं क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी चुका हूं। आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। 75 एंगस्ट्रॉम होता है और जो अंतर झिल्ली है वो भी क्या है, 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब इन दोनों भाई, ये बाहर वाली हो गई, ये अंदर वाली झिल्ली हो गई, दोनों के बीच में एक बहुत वाइड, एक बहुत चौड़ा भाग होता है जिसे आप लोग बोलते हैं परिकेंद्रीय स्पेस या परिकेंद्रीय झिल्ली स्पेस। इसका जो परिमाप होता है वो 150 यानी कि 75 और 75 दोनों का डबल, ठीक है। 150 एंगस्ट्रॉम इसका क्या होता है बेटा, परिमाप होता है। इसका परिमाप कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम इसका परिमाप होता है, ठीक है। एक और बात, जब वो कोशिका विभाजन कर रही होती है, हालांकि डिटेल में आगे डिटेल में आएगा, कोशिका विभाजन की प्रोफेज, अब प्रोफेज को हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्वावस्था। अब मैं बोलता हूं प्रोफेज, आप याद करो सीधा रहेगा, पूर्वावस्था के दौरान, ठीक है। अभी हम लोग यही हैं, अभी अंदर घुसे ही नहीं है, केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ घुसे ही नहीं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग बाहर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि संरचना का अध्ययन आप बाहर से अंदर की तरफ करोगे ना कि अंदर से बाहर की तरफ, क्लियर है। अभी पूर्वावस्था के दौरान, प्रोफेज के दौरान क्या है, आपकी जो केंद्रक झिल्ली है वो अदृश्य हो जाती है, लेकिन जब दोबारा टीलोफेज आती है, केंद्रक का विभाजन संपूर्ण हो गया तो ये सदृश्य हो जाती है, दोबारा अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके कॉन्ट्रास्ट में यहां भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है कि पूर्वावस्था के दौरान ये अदृश्य हो जाती है और टीलोफेज के दौरान ये क्या हो जाती है आप लोगों की या लास्ट वाली स्टेज होती है उसके दौरान क्या हो जाती है बेटा, ये सदृश्य हो जाती है। अब इसकी संरचना की बारे में बात करें भाई, संरचना में हम लोगों ने मोटाई तो पढ़ ली, दोनों झिल्लियां 75 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है, और उनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है 150 एंगस्ट्रॉम का, जिसे आप लोग परिकेंद्रीय स्पेस बोलते हो, क्लियर है। अब बाहर वाली जो है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली परत है, इस बाहर वाली परत के से अंतःप्रद्रवी जालिका लगी रहती है। कौन सी लगी रहती है, अंतःप्रद्रवी जालिका। और अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर आपके राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है बेटा, उसको दो भागों में बांटा हमने, आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर यार जो है, अब रफ क्यों है, क्योंकि उसके सरफेस पर क्या होते हैं बेटा, उसकी सतह पर राइबोसोम, और यहाँ पर क्या है, राइबोसोम एब्सेंट, ठीक है, राइबोसोम नहीं होते। इसलिए जो बाहर वाली परत है उसकी सतह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है और जिसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अच्छा, अंदर वाली परत की एक और खास बात है, सुनिएगा। आंतरिक झिल्ली जो है, ये वाली जो मैंने रेड बना रखी है, लाल वाली, इसके नीचे एक रेशेदार परत पाई जाती है। अब रेशेदार परत किस फॉर्म में होती है बेटा, फाइबर के रूप में, फाइबर यानी कि रेशो के रूप में, और इसे आप लोग पता है क्या बोलते हो, काफी बार ये टर्म आते हैं, अब आपको पता नहीं और आप लोग हवा में उड़ रहे हो, ठीक है। हमें साथ न्यूक्लियस पढ़ लिया और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप लोग वहां पे अटक गए। ये जो रेशेदार परत है बेटा, इसे आप लोग क्या बोलते हो, नोटबुक पर लिख भी लिया करो साथ साथ, अगर वीडियो देखो तो, ठीक है। इसे आप लोग बोलते हो बेटा फाइब्रस लेमिना, यानी आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ एक रेशेदार परत पाई जाती है, जैसे आप लोग फाइब्रस लेमिना बोलते हो। काम क्या है, इस फाइब्रस लेमिना जो आंतरिक सतह को दृढ़ता प्रदान करती है, पहला काम आंतरिक सतह को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा सुनिएगा मेरी बात, ये केंद्रक को भी दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। और जो आपका ये न्यूक्लियर पोर है, हाँ ये और खास बात, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक और बात, जो केंद्रक झिल्ली है वो असतत है, असतत मतलब बीच में इसमें छिद्र पाए जाते हैं, छेद है इसमें, असतत अंग है, क्लियर है। अब जो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, उन पोर्स को, पोर मतलब छेद, ठीक है, पोर मतलब छेद, यानी कि केंद्रक झिल्ली में छेद पाए जाते हैं। अब उन छिद्रों को भी दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। अगर इस पोर की बात करें
तो इस पोर के अंदर अब मैं आपको बताऊं, ये जो पोर है ना बेटा, इसमें 8 कण के रूप में इस तरीके से कणिका रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी संरचना है? न्यूक्लियर पोर अष्टकणिकीय, अष्टकणिकीय। मैंने इसीलिए बेटा ये खाली स्पेस रखा क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड समझा सकूं। हम लोग पहला केंद्रक झिल्ली ले रहे हैं, यहां पर इतने ही पढ़ा है हम लोगों ने, इतने अंगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्लियर है? अब केंद्रक झिल्ली के अंदर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जो अष्टकणिकीय संरचना है, और ये अष्टकणिकीय संरचनाएं बेटा प्रोटीन के तंतुओं से मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है, और इनमें कण होते हैं, इन कणों को आप लोग क्या बोलते हैं? ये जो कण है, प्रोटीन तो है, उसके बाद ये कण है, इन कणों को आप लोग क्या बोलते हो? एन्यूलस। ठीक है, प्रोटीन के तंतुओं के साथ कण जुड़े रहते हैं, जिन कणों को क्या बोला जाता है? एन्यूलस कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर पोर की एक आकृति को निश्चित बनाए रखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, एन्यूलस प्लस केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र इज इक्वल टू एनपीसी, बराबर एनपीसी, यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो किस किस से मिलकर बना है? एन्यूलस से प्लस केंद्रक छिद्र। अगर डायग्राम में आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो। ठीक है, केंद्रक छिद्र। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके कार्य क्या है बेटा? सबसे पहली बात, केंद्रक झिल्ली जो है वो आयनों के विनिमय, यानी आपके जो अणु हैं, अणु और आयनों के विनिमय, विनिमय होता है आवागमन, एक्सचेंज, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सचेंज। ठीक है, विनिमय पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, यहां पर डीएनए है, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनका निर्माण जो है, निर्माण के बाद उनके स्थानांतरण पर नियंत्रण रखती है। इसी केंद्रक झिल्ली से एक और बात, ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसी से बेटा दूसरे अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब काफी बार क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका कौन सा आ रहा है? दूसरा कौन सा आता है? लवक, यानी कि प्लास्टिड, इनका निर्माण बेटा केंद्रक झिल्ली से होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फिर एक और, ये केंद्रक द्रव, अब यह अंदर केंद्रक द्रव है, बाहर कोशिका द्रव है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच में अवरोधक का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखिएगा, हम लोग एक केंद्रक झिल्ली को क्रॉस करके अंदर की तरफ जब आते हैं, तो अंदर की तरफ आने पर आप लोगों को एक और तरल, पारदर्शी, अर्धतरल, ठीक है, कणिका रूपी पदार्थ पाया जाता है, जैसे आप लोग बोलते हो केंद्रक द्रव, इसे हम लोग बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर आप लोग बोलते हो कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते हो बेटा आप लोग? कैरियोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग इसे? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म है क्या बेटा? ये पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, अर्धतरल, सेमी सॉलिड है। ठीक है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। क्लियर है? कणिका रूपी, यानी कि इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ग्रेन्युलेटेड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ग्रेन्युलेटेड। ठीक है, ठीक है, ये वाला भाग अंदर वाला, अभी हम लोग यहां तक नहीं पहुंचे। ग्रेन्युलेटेड पदार्थ होता है, इसमें केंद्रिका, केंद्रिका उपस्थित होती है और क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरी बात, काम क्या करता है बेटा ये? अब इसमें केंद्रिका और ग्रेन्युलेटेड पदार्थ, केंद्रिका और आप लोगों के केंद्रक द्रव के अंदर आप केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ के अलावा एक और चीज उपस्थित होती है, जिसे आप लोग बोलते हो एंजाइम्स, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? एंजाइम्स। क्या होता है बेटा ये? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स का बेटा मेजर रोल क्या है? एंजाइम, हालांकि आपको बायोमोलिक्यूल में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैव अणु में पढ़ाऊंगा डिटेल में। एंजाइम क्या है? नॉर्मली प्रोटीन के भाग, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, ये किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, तो इन्हें आप लोग जैव उत्प्रेरक बोलते हो। क्या बोलते हो? जैव उत्प्रेरक। आपका जब केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरक पढ़ोगे, कैटलिस्ट पढ़ोगे, तो आपको आपके टीचर अच्छे से समझाएंगे कि उत्प्रेरक कौन से होते हैं, जो किसी क्रिया के अंदर भाग लिए बिना, यानी एक्टिवली किसी क्रिया में नहीं जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उस क्रिया के वेग को वो बढ़ा देता है। आई बात समझ में? तो एंजाइम के जैव उत्प्रेरक है, यानी कि जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी आप लोगों की बायोलॉजिकल रिएक्शंस है बेटा, उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने का, उनको रिएक्शन को आप लोगों को क्या उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्लियर है? अब आता है कि एंजाइम जो है उसके अलावा ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये क्या काम करता है? ये तुर्क तंतु, स्पिंडल फाइबर, तो
मुख्य तंतु या स्पिंडल फाइबर के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। आई बात समझ में? और जो इतने भी बेटा एंजाइम है उन एंजाइमों की क्रियाविधि इसी लिक्विड मटेरियल में यानी कि इस केंद्रक द्रव के अंदर पूरी होती है। आई बात समझ में? इसके अलावा डीएनए की पुनरावृत्ति या फिर प्रतिकृतिकरण, हालांकि ये आप लोगों के कक्षा 12 में आएगा। डीएनए से डीएनए का बनना, आप तो इतना लिख लो, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रतिकृति। आप देखो ना, मार्केट में जा रहे हो, एक पेज है उसकी फोटोकॉपी करा रहे हो, पेज तो आपके पास है, आपने एक और कॉपी बना दी, फोटोकॉपी कॉपी, ठीक है। अनुलेखन डीएनए से आरएनए का बनना या आरएनए का निर्माण, ठीक है। तो ये क्रियाएं भी बेटा कहां होती है? आपकी केंद्रक द्रव में होती है। कहां होती है आप लोगों की? केंद्रक द्रव में। क्लियर है? अब तीसरा आता है बेटा केंद्रिका। यहां पर पहुंच गए, बाहर से चले यहां तक पहुंचे, केंद्रिका तक। केंद्रिका क्या है? सबसे पहले इसे किसने देखा, ठीक है, और किसने इसका नाम दिया? तो एक वैज्ञानिक आए थे बेटा, फॉन्टेना। कौन आया था? फॉन्टेना। वैज्ञानिक आए थे बेटा फॉन्टेना, उन्होंने सबसे पहले इसे देखा। फॉन्टेना ने क्या किया? सबसे पहले इसे देखा और बोमान ने इसका नाम दिया, ठीक है। वैज्ञानिकों के नाम हम लोगों को याद रखने हैं। आई बात समझ में? फॉन्टेना ने इसे देखा और बोमान ने क्या किया? इसका नाम दिया। ये क्या है? गोल है और झिल्ली रहित है। इसके सराउंडिंग में बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे यहाँ केंद्रक झिल्ली है तो इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? गोल झिल्ली रहित अंग है। क्लियर है? और अब हम लोग बात करें केंद्रिका चक्र, ठीक है। ये क्या है? ये भी क्या है? केंद्रिका। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, सुनना मेरी बात, कोशिका विभाजन की प्रोफेज के दौरान अदृश्य हो जाती है, ठीक है, तथा टीलोफेज के दौरान सदृश्य हो जाती है, दोबारा दिखने लग जाती है, ठीक है। तो इस पूरी अवस्था को अब उसका डिसअपियर होना, अपीयर होना क्या कहलाता है बेटा? केंद्रिका चक्र कहलाता है। और यह क्या कहलाता है? आपका केंद्रिका चक्र कहलाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसकी संरचना की बात करें, हालांकि टीचर्स नहीं बताते हैं इसकी संरचना में, तो इसकी संरचना में 4 मुख्य भाग हैं। पहला है आप लोगों का रवाहीन भाग, रवाहीन, जिसे आप लोग मैट्रिक्स बोलते हो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है बेटा? किससे मिलकर बना हुआ है? ये आप लोगों का सघन है, डेंस पार्ट है, ठीक है, और सॉरी सघन नहीं, कम घनत्व वाला भाग है, और ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। यानी ये तो कम घनत्व वाला, ठीक है, और किससे बना है? प्रोटीन प्लस तंतु से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन प्लस तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अब दूसरा भाग है बेटा कणिकामय भाग। इसी केंद्रिका के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग दूसरा भाग, ठीक है। कणिकामय या फिर आप लोगों का ग्रेन्युलेटेड पोर्शन, ठीक है। ग्रेन्युलेटेड मतलब जो कणों के रूप में है। जो किस रूप में है बेटा? कणों के रूप में है। आई बात समझ में? ये अब ये पता है क्या है? केंद्रिका का ये वाला भाग जो परिधि में है, जो परिधि में, केंद्रिका का परिधीय भाग जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और काम क्या कर रहा है? इसका निर्माण जो है, अब ये केंद्रिका का कौन सा भाग है? परिधीय भाग है। कौन सा भाग है? परिधीय भाग, जो किससे मिलकर बना है? आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये दोनों काफी बार क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है बेटा कि इसमें आरएनए और प्रोटीन का अनुपात। अब प्रोटीन जो है वो 2 अनुपात में होती है, आरएनए 1, यानी कि 1:2 का अनुपात होता है। या फिर अगर आप प्रोटीन अनुपात आरएनए लिखोगे तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? तीसरा भाग है आप लोगों का तंतुमय भाग। तंतुमय भाग ये नॉर्मली तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन के तंतु होते हैं। क्लियर है? और चौथा होता है आप लोगों का क्रोमेटिन भाग। क्रोमेटिन भाग जो है वो केंद्रिका के अंदर ही नॉर्मली एक और भाग होता है। अब सुनिएगा, क्रोमेटिन भाग जो है वो डीएनए का बना होता है। हालांकि इस पूरे भाग को आप केंद्रिका बोलते हो, ठीक है। अब
आता है क्रोमेटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्री पदार्थ, और एक और आता है आपका गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमेटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, गुणसूत्रीय भाग, गुणसूत्रीय भाग चौथा भाग है क्रोमेटिन, ठीक है। 3 मैंने यहाँ पे लिखे थे, चौथा भाग है आपका क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ। अब सबसे पहले क्रोमेटिन का मतलब क्या है? क्रोमेटिन एक धागा या धागे का जाल, ठीक है, धागे का एक जाल। और गुणसूत्र क्या है? अब शुरुआत में जब गुणसूत्र हमें इन धागों के रूप में होते हैं, जब ये गुणसूत्र अपनी एक्चुअल स्थिति में आते हैं और केंद्रक द्रव को एकत्रित कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। शुरुआत में धागे के रूप में क्या कहलाते हैं बेटा? ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब ये क्रोमेटिन जो है ये किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? ये आप लोगों के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन क्लास 12th में डिटेल में आएगा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किस किस से मिलकर बना हुआ होता है बेटा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन क्या है? ये एक शब्द है। पहली बात वर्ड का मीनिंग समझे। क्रोमेटिन, क्रोम का मतलब होता है कलर और टिन का मतलब होता है थ्रेड, यानी जो रंगीन धागों से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है। और ये कोशिका विभाजन के समय आपस में जुड़ जाता है और एक गुणसूत्र बनाता है। लेकिन यहां पर एक और बात आती है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रोमेटिन जो है उसको आप लोग, जब हम क्रोमेटिन को एसीटोकार्मीन, कौन सी डाई है बेटा? एसीटोकार्मीन जो एक डाई है, एक रंजक है, रंजक बोलते हैं हिंदी में डाई, ठीक है, डाई आप लोग लिख सकते हो। एसीटोकार्मीन जो एक बेटा रंजक है, इस रंजक से जब आप रंगते हो इसे, यानी कलर देते हो, तो इसमें 2 भाग निकल कर आते हैं, 2 पार्ट निकल कर आते हैं। पहला तो है डार्क रीजन, यानी कि जो गहरे रंग का भाग होता है, डार्क रीजन जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो, ठीक है। डार्क रीजन जो है, जब आप एसीटोकार्मीन से रंग रहे हो इसे, ठीक है, तो जो डार्क रीजन आता है और एक आता है लाइट कलर का रीजन, जो लाइट वाला रीजन है ये वाला, ठीक है। तो डार्क वाले रीजन को तो हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। डार्क वाले रीजन क्या कहा जाता है बेटा? हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और लाइट वाला क्या कहा जाता है बेटा? यूक्रोमेटिन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर क्रोमेटिन पदार्थ को आप एसीटोकार्मीन नामक रंजक से रंगते हैं या उससे क्रिया कराते हैं तो कितने रंग प्राप्त होते हैं, कितने क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो अगर हम किसी कोशिका को या किसी क्रोमेटिन पदार्थ को आप एसीटोकार्मीन नामक वर्णक या रंजक से रंगते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उसमें 2 रंग प्राप्त होते हैं। पहला रंग तो होता है आपका डार्क रीजन, गहरे रंग का भाग, जिसे आप लोग हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो लाइट कलर रीजन है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन, ठीक है। अब मेन आता है केंद्रिका के कार्य। ये याद रखिएगा, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है। यह कोशिका विभाजन के लिए, इसके लिए कोशिका विभाजन। अब ये शब्द हमने कहां पढ़ा? ये शब्द बेटा जब हमने कोशिका का सिद्धांत पढ़ा था, मैंने आपको मॉडर्न थ्योरी बताई थी, उसमें था कि प्रत्येक कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के दौरान या विभाजन के लिए एक ग्रीन सिग्नल का काम करती है। ग्रीन सिग्नल यानी कि उसके लिए एक रास्ता देती है, उसके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, डायरेक्टर का कार्य करती है, ठीक है। ग्रीन सिग्नल की तरह काम करती है। यानी अगर, फिर क्वेश्चन आता है, अगर किसी केंद्रक में केंद्रिका अनुपस्थित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्रक का विभाजन ही नहीं होगा, और केंद्रक विभाजन नहीं होगा तो कोशिका का विभाजन भी रुक जाएगा। क्लियर है? अब आता है केंद्रक के कार्य। तो सबसे पहला नियंत्रण केंद्र है, सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसमें डीएनए होता है, डीएनए के आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करता है। चौथा क्या है कि केंद्रक झिल्ली जो है प्रोटीन आदि के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करती है। अब एक और क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो
किन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में? तो मानव आरबीसी यानी कि आपकी और मेरी आरबीसी में मानव आरबीसी प्लस चालनी नलिका, बेटा चालनी नलिका किसमें है? CO2 कंपेनियन सेल फ्लोएम के अंदर है। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। चालनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसे आप लोग जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का केंद्रक कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।